हम इस समय संदेश खाली में हैं। पश्चिम बंगाल का ये छोटा सा इलाका क्यों चर्चाओं में है, आपको पता चल गया होगा। यहाँ की बहुत सारी महिलाओं ने इल्ज़ाम लगाए स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर। कहा कि इन लोगों ने हमारा बलात्कार किया। नेताओं के नाम भी सामने आए, शाहजहां शेख, शिबू हजरा और उत्तम सरदार। इन लोगों ने महिलाओं को बंधक बनाए रखा, उनके घर वालों के सामने यौन उत्पीड़न किया, चुप रहने के बदले में पैसे की पेशकश की। ये इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम ये भी है कि सूबे की सरकार ने इस पूरी घटना को दबाने का प्रयास किया और गलत लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। इसके बाद पॉलिटिकल टसल शुरू हुआ। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने लगी, नेता आने लगे, फैक्ट फाइंडिंग टीम आने लगी और अपने अपने बयान दिए जाने लगे। इस पूरे मसले को, इस पूरे मामले को तमाम सवाल जवाब और सही जानकारियों के साथ समझेंगे इस फाइनल रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का कस्बा संदेश खाली। अगर आपको यहाँ तक आना हो तो नाव से नदी पार करनी होगी और फिर इस छोटे से तटीय इलाके में प्रवेश मिल सकेगा। यहाँ से 8 फरवरी 2024 को ऐसी घटनाएं सामने आईं कि लोग दंग रह गए। इस दिन संदेश खाली में रहने वाली औरतों ने झाड़ू और डंडा उठाया और सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। नारे लगाती, चीखती, चिल्लाती महिलाएं क्या बोल रही थीं? वो कह रही थीं कि यहाँ के रहने वाले 3 लोगों ने बरसों तक उनका यौन उत्पीड़न किया है। कौन से 3 लोग? शाहजहां शेख, शिबू प्रसाद हजरा और उत्तम सरदार। ध्यान रहे कि ये तीनों दोस्त राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हैं। इनमें से ब्लॉक प्रमुख और जिला परिषद सदस्य शाहजहां शेख का नाम बीते दिनों ज्यादा चर्चा में रहा था। 4 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय की टीम शाहजहां शेख के घर एक केस के सिलसिले में छापा मारने गई थी। जैसे ही ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पहुंची, वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया। ईडी के 3 अधिकारी चोटिल हुए। इस पूरी हिंसा की आड़ में शाहजहां फरार हो गया और अब तक उसे ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। तो जिन 3 नेताओं के नाम हमने दिखाए, उन पर संदेश खाली की महिलाओं ने संगीन इल्जाम लगाए। जैसे इन नेताओं ने बरसों तक संदेश खाली की औरतों का यौन शोषण किया। महिलाओं को देर रात उनके घरों से उठाया जाता, उन्हें अगली सुबह रिहा किया जाता था। इस दौरान उनका उत्पीड़न किया जाता था। कई बार महिलाओं को कई दिनों तक पार्टी ऑफिस पर बंधक बनाकर रखा जाता था। विरोध के बाद उनके घर वालों की पिटाई की जाती थी। महिलाओं और लड़कियों का उनके पति और घर वालों के सामने यौन शोषण किया जाता था। महिलाओं को मुंह न खोलने के एवज में पैसे की पेशकश की जाती थी। उन्हें धमकी भी दी जाती थी और घर में घुसकर तोड़फोड़ की जाती थी। इतने इल्जामों का सामना करने वाले रसूखदार गुंडे राज्य की सत्ताधारी पार्टी के नेता थे। लोगों ने बताया कि ये सब कब से चल रहा था। जिस दिन में पार्टी में लोग आया था, आज 2011 साल 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब से अत्याचार हो रहा है। इनके नेता शेख शाहजहां, शिबू हजरा और उत्तम सरदार महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाते थे। और इस मामले में सत्ता की नींद तब खुली जब महिलाओं ने इल्जाम लगाए कि इस गांव में सामूहिक बलात्कार भी किया गया है। मामले ने तूल पकड़ा। 8 फरवरी के दिन महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इसके अगले दिन महिलाओं ने इस केस के आरोपी शिबू हजरा की संपत्तियों में आग लगा दी। इसके एक दिन बाद सूबे के राज्यपाल सीवी आनंद बोस महिलाओं से मिलने पहुंचे और फिर नेशनल मीडिया के कैमरे संदेश खाली की ओर घूमे। प्रशासन पर इल्जाम लगे कि उन्होंने महिलाओं को राज्यपाल से मिलने से रोका। जिस दिन राज्यपाल आने वाले थे, मुझे उनसे मिलने जाना था। मैंने सुबह 10 बजे के पहले ही रसोई का काम पूरा निपटा लिया था, लेकिन पुलिस ने हमें राज्यपाल से मिलने से रोक दिया। किसी भी हाल में हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा था। बहुत बाधा लगाई गई थी। हमने पुलिस को धक्का देकर राज्यपाल से मुलाकात की। अब बारी थी महिलाओं की कहानियां सामने की और सामने ही आई एक पीड़िता। जब हमें मिली तो गांव के हैंडपंप पर अपने बेटे को नहलाने की तैयारी कर रही थी। हमें अपनी कहानी सुनाने के पहले हमसे कहा कि बताकर होगा क्या।
लेकिन फिर जो मंजर बयां किया वो कुछ यूं था। पार्टी ऑफिस में बुलाकर महिलाओं को रात भर बिठाए रखते थे। हमें पूरी रात उनका मनोरंजन करना पड़ता था। वो हमें बहुत खराब खराब बातें बोलते थे। चुप रहने के बदले पैसे का लोभ दिखाते थे। धमकाते भी थे कि तुम्हारे पति को उठा लेंगे। हमारे साथ जो जो करते थे सब अश्लील था। महिलाओं को ले जाते थे और उनका हाथ पकड़कर खींचते थे, उनकी साड़ी खोल देते थे, फिर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करते थे। हमने संदेश खली की कुछ और महिलाओं से बात की। उन्होंने अपना चेहरा दिखाने या नाम बताने से इनकार कर दिया। कहा कि अगर उनका चेहरा दिख जाएगा तो उन्हें दिक्कत होगी। फिर जो बातें निकल कर आईं वो खौफनाक थीं। हमारे यहाँ एक टीचर थे, धनंजय मास्टर। वो राधा रानी स्कूल में पढ़ाते थे। उनकी जो पत्नी थी उनको शिबू हजरा उठाकर ले गया। कुछ दिन बाद धनंजय मास्टर गांव छोड़कर अकेले ही चले गए। लोग मार खाते थे। कोई उनका कहना टालता था तो मार तो खाते ही थे। वो उनके घर की बेवियां और बेटियों को उठाकर ले जाते थे। शाहजहां शेख धमकी दे रहे थे कि रात को आएंगे और माँ बहनों को उठा कर ले जाएंगे। हम लोग डर के मारे नहीं रह पा रहे हैं। लोग घर छोड़ चुके हैं। पहले वो लोग हमारे पतियों को उठाकर ले जाते थे और मछली पालने में लगा देते थे। हमारी माँ बहनों को उठाकर ले जाते थे और मारते थे। हम लोग विरोध करते तो हम लोगों पर भी अत्याचार करते थे। रात को कम उम्र की लड़कियों को बुलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। क्या हम आपके सामने बोल सकते हैं कि कैसा दुर्व्यवहार होता था? 8 फरवरी के दिन इस मामले के मुख्य आरोपियों की संपत्तियों को भी प्रदर्शनकारी महिलाओं ने नुकसान पहुंचाया था। गुस्सा बहुत लंबे समय से यहाँ पे लोगों के मन में दबा हुआ था। मामले के जो मुख्य आरोपी हैं शाहजहां शेख, शिबू हजरा और उत्तम सरदार, उन लोगों पर यह भी इल्ज़ाम लगते हैं कि यहाँ की कई सारी संपत्तियों पर उन्होंने कब्जा किया है। संपत्ति में खाली ज़मीन भी आती है और यहाँ पर तालाब भी आते हैं। यहाँ पर तालाब में मछली पालना एक बड़ा व्यवसाय है, काफ़ी असंगठित किस्म का व्यवसाय है। उसकी कोई रेगुलेशन नहीं मौजूद है। इसलिए इन नेताओं को, इन दबंगों को ये सब काम करने के लिए एक पक्की ज़मीन मिल जाती है। और लोग ये भी बताते हैं कि ये सब जो हो रहा था यहाँ पर महिलाओं के और यहाँ के स्थानीय बाशिंदों के प्रति अत्याचार का जो इल्ज़ाम है उनका, ये लंबे समय से कम 4 से 5 साल, कुछ लोग तो 10-10 साल बताते हैं, तब से चला आ रहा था। और हमें क्या पता चला, आइए सुनते हैं। यहाँ जो आबादी की ज़मीन थी उस पर टीएमसी के नेताओं ने मछली पालने का तालाब बना दिया। अगर कोई प्रतिवाद करता था तो महिलाओं के पतियों को मारा जाता था। अगर कोई मीटिंग में नहीं जाता था तो सबको मारा जाता था। जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाता था वो उसका काम बंद करवा देते थे। मेरी एक दुकान है, वो मेरा दुकान बंद करने की धमकी देते थे। दुकानों पर ताला मारकर चले जाते थे। लोगों को हमारे सामने बिठाकर मारा जाता था और हमें दिखाया जाता था ताकि हमारे अंदर डर पैदा हो। अगर नहीं देखा तो हमें भी मार पड़ती थी। महिलाओं के साथ केवल यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, उनका इज्जत भी गिराई गई। ये रास्ता देख पा रहे हैं? गांव के लोग गाय बछड़ा पालते हैं। हमने कहा कि ये रास्ता इस्तेमाल करने दीजिए, थोड़ा गाय बछड़ा लेकर जाना है। तो वो बोले, ये साली को पकड़कर तालाब में डुबा दो। संदेश खाली के बाशिंदों ने यह भी कहा कि आरोपियों ने उनके काम का पैसा उन्हें नहीं दिया। राज्य की सत्ता से सवाल पूछने पर आरोपों की सुई केंद्र सरकार की ओर घुमा दी गई। मनरेगा की ड्यूज तो राज्य सरकार को ही नहीं मिला, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है दिल्ली से। और इस तरीके के नेतृत्व जो गरीबों का पैसा छीन लेती है या हक छीन लेती है, उनको हक ही नहीं बनता तृणमूल कांग्रेस में अपना परिचय ये देना कि मैं तृणमूल कांग्रेस का सैनिक हूँ। ये एकदम गलत है। इतनी शिकायतें, इतने इल्ज़ाम सामने आए तो पुलिस के पास क्या शिकायत नहीं पहुंची? लोगों ने पुलिस से कुछ कहना जरूरी नहीं समझा? पुलिस कोई कंप्लेन ही नहीं लेना चाह रही थी। अगर वो हमारी शिकायत ले लेते तो हम लोग इतना असहाय नहीं होते। हम अगर शिकायत की कॉपी ले जाते थे तो वो हमारे सामने ही शिकायत की कॉपी फाड़ देते थे। आपने सुना, लोगों ने कहा कि वो पुलिस के पास शिकायतें लेकर गए थे। पुलिस ने कहा कि उन्हीं नेताओं से संपर्क करो। अलबत्ता तो पुलिस ने शिकायतों को फाड़कर रद्दी के टोकरे में डाल दिया। जब संदेश खाली कीवर्ड बना तो पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। तनाव बढ़ा तो पुलिस ने धारा 144 लागू की और इंटरनेट बंद करवा दिया। 9 तारीख को ही तृणमूल कांग्रेस ने एक आरोपी उत्तम सरदार को पार्टी से निलंबित कर दिया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसके अरेस्ट होते ही तृणमूल कांग्रेस ने एक तुर्रा भी जोड़ दिया। उत्तम सरदार की इस मामले में कोई संलिप्तता
अभी सामने नहीं आई है। इतने एक्शन, इतनी कार्रवाइयों के बीच में पुलिस की लाइन चेंज नहीं हुई थी। बंगाल पुलिस का कहना था कि उन्हें शिकायतें तो मिली हैं और जो कुछ शिकायतें सामने आई हैं उनमें रेप और उत्पीड़न का जिक्र नहीं किया गया है। और आपने सुन ही लिया कि कैसे स्थानीय लोग ये बता रहे थे कि पुलिस ने इन नेताओं के रसूख और रुतबे की वजह से एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा पुलिस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े पूर्व विधायक निरापद सरकार और भाजपा कार्यकर्ता संतोष सिंह को माहौल खराब करने के इल्जामों के तहत अरेस्ट कर लिया। लेकिन शाहजहां शेख और शिबू हजरा अब भी फरार थे। पुलिस की कार्रवाई के बाद पार्टियों के प्रदर्शन और तेज हुए। सीपीएम और भाजपा के नेताओं ने थानों पर प्रदर्शन किया, गुहार ये कि उनके गिरफ्तार किए गए नेताओं को रिहा किया जाए। इधर सूबे की ममता बनर्जी सरकार ने 10 सदस्यों की टीम बनाई। इस टीम का काम संदेश खाली का दौरा करना और पीड़ितों से बात करना। इस टीम के अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी संदेश खाली में नहीं घुस पाई। प्रदर्शन और तीखे हुए और इसके बाद राजनीति की दखल शुरू हुई। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। दे डोंट हैव एनी मोरल राइट टू बी इन द पावर। पुलिस से इसलिए डर रही है कि पुलिस और मिली भगत सत्तारूढ़ पार्टी की जो क्रिमिनल सब मिलके ये इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। आज से नहीं, महीनों से, वर्षों से ये चल रहा है ये सिलसिला। इसलिए पुलिस को ये यकीन नहीं करते, ये जानते हैं कि पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी से मिली भगत सब काम करती है, सब अत्याचार कर रही है। আজকে এই ধরনের জিনিস কেন করছেন এই নোংরামিটা? Why they are playing this dirty game? I am asking the BJP party, do you think it is proper? Do you think it is justice you are giving to the people? You are snatching their democratic right. ध्यान रहे कि यह सब तब तक हो रहा था जब तक पुलिस ये कह रही थी कि उनके पास यौन उत्पीड़न की एक भी शिकायत नहीं पहुंची है। इन शिकायतों के न होते हुए भी राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग की टीमें लगातार संदेश खाली में कैंप कर रही थीं। राज्य के आयोग ने तो कह दिया था कि वो सभी महिलाओं से संवाद कर रहे हैं और दूसरी ओर 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट छापी। इसमें कहा गया कि संदेश खाली की महिलाओं ने शारीरिक और यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाए वो तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के साथ साथ पुलिस तक जाते हैं। जिन भी महिलाओं ने इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता था, उनके घर के पुरुष सदस्यों को अगवा कर लिया जाता था। हमने एक महिला के बयान को रिकॉर्ड किया, लेकिन महिला ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर अपना बयान डिलीट करवा दिया। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने महिला आयोग की टीम को कोई भी साथ देने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस अपनी ड्यूटी निभा पाने में असफल रही। और जब यह सब हो रहा था तो भाजपा के नेताओं का एक दल लगातार संदेश खाली में घुसने की कोशिश कर रहा था। उन्हें रोका जा रहा था। पुलिस और नेताओं के बीच की झड़प में नेता घायल हो रहे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार की चोटिल तस्वीर सामने आई। एक सांसद की पुलिस द्वारा पिटाई के बाद लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इधर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 फरवरी को मामले का संज्ञान लिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी की। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिनमें यह मांग हुई थी कि संदेश खाली की हिंसा की जांच बंगाल से बाहर कराई जाए। चूंकि कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले को ऑलरेडी सुन रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी की सुनवाई पर रोक लगा दी। यौन उत्पीड़न, दुराचार, दुर्व्यवहार, इस तरह के इल्जाम जब सामने आए ना तो पुलिस को बहुत तेजी से एक्शन लेना चाहिए। अदालतों ने तो संज्ञान ले लिया था, पुलिस ने क्यों नहीं लिया? सोर्सेस बताते हैं कि महिलाओं ने डिटेल नहीं शेयर की। उत्पीड़न कहा, लेकिन उत्पीड़न के अंदर क्या हुआ इस तरह की डिटेल शेयर नहीं की गई। लोगों ने ऐसे इल्जाम लगाए, गोया सफाई की भी जिम्मेदारी, साफगोई की भी जिम्मेदारी महिलाओं पर है। महिलाओं ने अपने ऊपर लगे इल्जामों पर क्या कहा, सुनते हैं।
सामने से आकर कोई बोलेगा सबके पति और बच्चे हैं, उनके मान सम्मान का प्रश्न है, सब कैसे सामने आकर बोल सकते हैं? ये महिलाओं के लिए लज्जा का विषय है। ये क्या अच्छी चीज है? आपके कैमरे के सामने आकर कोई बोलेगा कि मेरा सम्मान लूट लिया गया? लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये गांव के लोग हैं, शहर के नहीं हैं कि यहाँ से निकल जाएं। यहाँ लोगों में डर है। ससुर, देवर, सबके साथ परिवार में रहना पड़ता है। आपकी बातें सुनकर भी कोई नहीं बोलेगा। मीडिया के सामने बोल दिया, कोर्ट तक कौन जाएगा? आप जाएंगे? बोलिए, जाएंगे? और ऐसे में 17 फरवरी को जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक महिला की शिकायत पहुंच ही गई। इस शिकायत में महिला ने कहा था कि उसका बलात्कार किया गया। पुलिस के सामने मुकदमा लिखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। शिबू हजरा को हिरासत में लिया गया और केस की नए सिरे से जांच शुरू हुई। There has been একজন ভদ্রমহিলা আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন উনি আমাদেরকে, it is also on record, আপনাদেরকে সকলকেও, she had not made any kind of allegation of but during what we have come to know in a 164 before a magistrate, she has made one statement. We have added this thing and we will bring all the perpetrators to the book, whosoever he is. लेकिन टीएमसी अब भी अपने नेताओं के बचाव में थी। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि किसी के हिरासत में लिए जाने का मतलब उसका अपराध में संलिप्त होना नहीं होता है और पार्टी के लोगों ने भाजपा पर इल्जाम लगाए कि वो मामले को लेकर राजनीति करना चाह रही है। जब अगर इस राज्य में कुछ घटना घट रही है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर बार जो है सीबीआई को बुलाओ, ईडी को बुलाओ, एनआईए को बुलाओ और यहाँ के पुलिस को काम करने न दो और गवर्नमेंट को काम न करने दो। इस तरीके का रवैया यहाँ के जो इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार जो है वो है ऑपोजिशन पार्टीज, तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध में जो है। जब हमारे वहाँ पे लोकल नेताओं को ये सब बताया गया तब हमने सोचा कि ये तो ज़्यादातर बोलना चाहिए, हमको ये प्रोपेगेट करना चाहिए। इन लोगों का जो दर्द है, जो असहायता है, उन लोगों को तो देश को बताना चाहिए। वही हमने किया था। ये हमारा पॉलिटिसाइज करने का जो नैरेटिव तृणमूल कर रहा है ये बहुत गलत है। हम कुछ पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन कोई तो उनके लिए बोलेगा। कि शेख शाहजहां और वो दो हेंचमैन जो है, एक उन लोगों का हिस्ट्री है। वैसे था एक सीपीएम का ऑर्डिनरी एक कार्यकर्ता, फिर ममता बनर्जी ने उनको एकदम पोषण करा के, बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा नेता बना दिया। फिर उसके बाद आप तो संदेश खाली गए हो, यू विल अंडरस्टैंड। ये वो एक बाज़ार है, उसके नाम पे चिकन फार्म है, एक भेरी है और उसको एक वो नोना जल जो बोलता है, जो सैलाइन वाटर का, उसका एकदम मैंने दैट वाज ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर हिम। तो वो जो मछली का जो भेरी बनाया था, प्रॉन फिश कल्चर जो कर रहा था, उसके लिए वो जो इन लोगों का जो खेती बाड़ी है उनमें से इरिगेशन कैनाल से वो सैलाइन वाटर बने, समुद्र का पानी वो डाल रहा था। कोई बचाने का काम नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार का साथ तृणमूल कांग्रेस नहीं दे रहा है। ये कंप्लेंट्स जो आपने कहा है ऑन ग्राउंड आपको मिल रहा है, ये सारे कंप्लेंट्स को लेके हमारे नेता भी जो गए, हमारे जो मंत्रियां भी गए, सब ने कहा इसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेंगे। तृणमूल कांग्रेस किसी को नहीं कहा कि इसका खेत चुराओ और उसको तालाब बनाओ और ये बेड़ी करो। अगर ये सब जो अत्याचार किए हैं, इस आर्थिक अत्याचार और इस तरीके के मानसिक अगर अत्याचार किए हैं तो इसका साथ हम लोग नहीं निभाएंगे। और इन आरोपों के बीच कहानी को छाना जाने लगा। कौन है शाहजहां शेख और उसके साथी, कैसे इतना पावरफुल हुआ? शाहजहां शेख उर्फ भाई, उम्र 42 साल। शाहजहां ने इस इलाके में मछली पालने के काम से शुरुआत की, बाद में ईंट के भट्टों पर भी काम किया। साल 2000 तक उसने छोटे मोटे धंधे भी किए, टैक्सी कारें भी चलाई। साल 2004 में वो ईंट भट्टों के मजदूरों का नेता बना, बाद में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया। इसमें उसकी मदद उसके मामा और सीपीएम नेता मुस्लिम शेख ने की। साल 2010 आते आते वो सीपीएम से अलग होना शुरू हो गया और तृणमूल कांग्रेस से उसकी नज़दीकियां बढ़ीं। साल 2012 कुछ सालों तक वाम दलों के साथ काम करने के बाद उसने तृणमूल कांग्रेस का साथ पकड़ा। तब उसे तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना के जिलाध्यक्ष ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी बताया जाता था। शाहजहां संदेश खाली और आसपास के इलाकों में होने वाली मछली और झींगे के पालन के काम को नियंत्रित करता था।
खबरें बताती कि उसने पंचायत चुनाव में बिजनेस को अपनी कमाई का जरिया बताया था और कहा था कि उसकी कमाई 20 लाख रुपए सालाना है। उसके पास 17 कारें, 43 बीघा जमीन, 2 करोड़ के आसपास के गहने और लगभग 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उसकी कमाई इससे भी कई गुना ज्यादा है। उसने वहां के लोगों की छोटे बड़े मौकों पर मदद की, लेकिन लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि शाहजहां इन्हीं लोगों से कई मौकों पर हफ्ता वसूलता रहा। उसने इस इलाके के लोगों की ज़मीन पर कब्जा करके तालाब बनवा दिए, ऐसे भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। उसने यहाँ के लोगों को ज़मीन के बदले पैसा मांगने पर पीटना शुरू किया और इस सारे काम में शाहजहां की मदद शिबू हजरा और उत्तम सरदार करते थे। लेकिन इस पूरे मामले पर एक सवाल अभी भी बरकरार है कि कैसे कोई नेता इतना बड़ा बन गया कि वो बरसों से बलवा करता रहा, लोगों को प्रताड़ित करता रहा और लोगों ने कुछ नहीं कहा या किया। गुंडई, लेकिन किस बिना पर, किस आधार पर, किस बात का इतना रसूख? कोई इतना बड़ा गुंडा बनता कैसे है, इसके लिए आप ज्योग्राफी समझिए। कलकत्ता से नीचे आइए अगर आप मैप के हिसाब से, तो वो गंगा सागर और बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है जहाँ डेल्टा बनता है, जिसमें वो कई सारे टापू मौजूद हैं। वो टापू एक दूसरे से नदी के ज़रिए कनेक्टेड हैं, सड़कें नहीं हैं, आपको नदी से ही इस पार से उस पार जाना पड़ता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई ऑफिसेज़ नहीं है कि यहाँ लोग काम करें। तो यहाँ के लोग काम क्या करते हैं? अव्वल तो छोटी मोटी खेती कर लेते हैं, वरना वो तालाब में मछली पालते हैं। इन तालाबों को भेड़ी कहा जाता है। अब यहीं पर इन भू माफियाओं की और इन गुंडों की एंट्री होती है। गुंडे करते क्या हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोई किसी किसान की ज़मीन है, उस ज़मीन पे वो समुद्र का और इस इलाके का जो खारा पानी है उसको पंप करके उस खेत को भर देते हैं। खेत भर गया, खारे पानी से खेत खराब, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो, कुछ उपजेगा नहीं और पानी भरा हुआ है अलग से। तो करेंगे क्या, वो वहाँ पे किसानों को बोलते हैं अब तुम्हारा खेत तो ख़राब हो गया, अब इसमें तुम मछली पाल लो, झींगा पाल लो। किसान भी क्या करे, वो इसमें लग जाता है और धीरे धीरे जो ज़मीन उसकी थी वो दूसरे के कहे पे यहाँ पे मछली पालने लगता है और ये पूरा कुचक्र जो है इस पूरे इलाके को चला रहा है। नून जले सोना फले, खारे पानी में सोना उगता है। पश्चिम बंगाल की इस कहावत ने इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को चलाया है। समुद्री इलाके का खारा पानी और इस पानी में पलने वाली मछलियां, झींगा और केकड़े खूब पैसा देते हैं और यही है उस पूरे विवाद की जड़ और यही है 3 पार्टी कार्यकर्ताओं की वहशियत की वजह। जितना नाम आप सुनेंगे यहाँ पे, अभी जितना नाम सामने आएगा वहाँ पे वो संदेश खाली में पहले जो थे ईशा लश्कर, मजिद मास्टर, ये सब जो नाम हैं ये सभी माफिया ही है। अब इसमें जो लैंड का मामला आते हैं, क्योंकि लैंड ये जगह बहुत ही गरीब है, आप देखे भी है। कम्युनिकेशन आज भी पुअर है, 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी का है, लेकिन आपको जाने में 1 दिन लग जाएगा कि 1 दिन से ज़्यादा लग जाएगा, ऐसा कुछ है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें क्या होता है कि जब लोगों का पास वो ज़मीन छोड़ के और कुछ तो नहीं है, और वो जो ज़मीन है वो बहुत ही लेस फर्टाइल है, वो सैलिनिटी ज़्यादा है, वो समुंदर का पास होने का वजह से, और साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं, सैलिनिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वो 90s से एक लगभग 90s से एक ये चालू हुआ कि ये प्रॉन कल्टीवेशन का, चिंगड़ी का खेती। अब इसमें सब शुरू हुआ, ये मॉडल आपको वो ईंट भाटा जो होता है ना, क्या बोलते हैं, ब्रिकलिंस, उसमें भी मिलेगा आपको नीलगंज में, बारासत का आसपास। तो मॉडल एक ही है। आप ये ज़मीन का फसल कम होता है, अब उसको बोलो कि तुम दे दो। अब कुछ कुछ लोगों नहीं देगा, जो नहीं देगा उसमें वो भेड़ी का पानी घुसा दो, सलाइन वाटर घुसाने से उसका खेती बर्बाद हो जाएगा और वहाँ पे खेती नहीं होगा। अब जिसका पास आपने दे दिया, आपने तो बोला मेरे को और क्या करना है, ये तो दादा कोई देना है, ऐसा करके आप दे दिया, वो आपको 2 साल रुपया दिया, वो बोलेगा कि हम तुमको महीना महीना देगा कि कुछ भी हो कॉन्ट्रैक्ट होगा एक। अब उसके बाद वो नहीं देगा। और रोचक है इस मामले का सत्ता तक पहुंच जाना। देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो सत्ता में आता है उसको मुसलमान वोट लगता है अभी तक। तो आपको पूरा मालूम होगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है मुसलमान वोट का वजह से। दूसरा बात यह है कि यहाँ से बहुत रुपया जनरेट होता है, ये रुपया जरूर पॉलिटिक्स में आता है, इसमें पॉलिटिक्स में आता है और बहुत सारे जगह भी शायद ये इसका ये होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हम देख नहीं पाते, जगह पोर होता है लेकिन ये जगह जनरेट करता है बहुत मनी, क्योंकि ये
आपका पाथ में आते हैं बांग्लादेश का जाने में। लेकिन ये जगह बहुत ही जनरेट करता है और ये इसका यही वजह है कि पॉलिटिक्स यहाँ पे आता है। और पॉलिटिक्स आता है, वेस्ट बंगाल का नेचर है जहाँ पे पॉलिटिक्स आता है, इसका मतलब यहाँ पे पूरा डोमिनेंट वन पार्टी रूल चलता है। ये वेस्ट बंगाल का नेचर है। यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो सब कभी नहीं है, 50 साल से नहीं है। तो वो वन पार्टी रूल का वजह से पूरा माफिया सिस्टम सब कुछ चलता है। अभी सीपीएम का जमाने में भी था, अभी भी है। इसमें ऐसा नहीं है कि तृणमूल ने नया बनाया, सीपीएम का जमाने में एक ही सिस्टम था, शायद अभी और बढ़ रहा है। और फिर ऐसे में जब पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठता है तो सवाल उठते हैं। पश्चिम बंगाल के खासकर इस इलाके में पुलिसिंग ट्रांसपोर्ट की वजह से एक खासा कठिन काम है। आपको इस इलाके से इस इलाके तक, मेरे बाएं हाथ पे संदेश खाली बसा हुआ है, आने तक के लिए इस तरह की नावों का सहारा लेना पड़ता है। नावों पे बाइकें और तमाम कामगार लोग अपनी सामान लेकर आते हैं। और जब घटना घटी, घटना के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तब भी पुलिस को एक्शन लेने में इसलिए भी देर हुई क्योंकि उनको नदी को इस जरिए पार करके आना था, क्योंकि रोड और पुल नहीं है। बंगाल में अगर आप कलकत्ता से नीचे बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तो सुंदरबन का इलाका शुरू होता है। 24 परगना के जिले शुरू होते हैं, जहाँ पे इस तरह के कंस्ट्रक्शन आगे जाकर और भी नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से पुलिसिंग जो है एक टफ टास्क है यहाँ पे। पहली बात यह है कि अगर उन लोगों को लगता है कि पुलिसिंग डिफ़िकल्ट है तो छोड़ दे, वो सरकार चलाना ही छोड़ दे, दूसरा सरकार आ जाए, इलेक्शन हो जाए। अगर वो खुद मानते हैं कि यहाँ पे सरकार चलाना, पुलिसिंग करना मुश्किल है, तो वो छोड़ दे। कि उत्तर 24 परगना है ही बड़ा ज़िला, बहुत बड़ी ज़िला है। और एक ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने अब इस ज़िले को भी एडमिनिस्ट्रेटिवली और भी इसको नियंत्रण में रखने के लिए या और भी मॉनिटरिंग करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स या विभिन्न कमिश्नरेट्स भी बनाए हैं। और साथ ही साथ जो है अफसर लेवल में भी इसकी संख्या बढ़ाई है। और राजनीतिक दल के चेयरपर्सन के हैसियत से भी हमारी जो संगठनिक जिला है उसकी संख्या भी बढ़ गई है उत्तर 24 परगना में। नहीं, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चाहता नहीं है। आप चाहते हो तो आप बदल सकते हो। क्या ये जगह क्या अंटार्कटिका है? अंटार्कटिका में भी अभी जितना लोग जाते हैं, एवरेस्ट में कितना लोग का लाइन लगा हुआ रहता है। तो ये आपका ऊपर निर्भर करता है, ये आप करोगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि करने से आपका ये वोट कम हो जाएगा, वो वोट कम हो जाएगा, मुसलमान वोट कम हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी होगा, वोट होगा, तो कौन लोग कहाँ किसको वोट देगा, ये सब बात आ जाएगा। नहीं तो ये जो लीड मिलता है, अब देखिए ना, ये सब जगह से जो सब एमपीज है, इसको कितना कितना लीड मिलता है। सूबे के इस हिस्से में लोकतंत्र लगभग नदारद है। लल्लन टॉप की टीम को शाहजहां शेख से जुड़े लोगों ने घेर लिया और उनके घर नहीं जाने दिया, वापस जाने की हिदायत दी। लोग घरों से बाहर निकलने को राजी नहीं हैं। वो संदेश खाली में शांति चाहते हैं, वो संदेश खाली में लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं, वो न्याय चाहते हैं।